बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल की ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इन दिनों कैंप काकुल में जारी है और एबटाबाद है कि इस ज़ेर निगरानी आर्मी की ज़ेर निगरानी होने वाले कैंप में अब हम देखते हैं खिलाड़ी बड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उन्होंने बाकायदा खिलाड़ियों से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ा अहम एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अब ग्रुपबंदी नहीं करनी चाहिए, खिलाड़ियों के अंदर ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए और साथ साथ खिलाड़ी अपना फोकस जो खेल पर रखें और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको ज़्यादा तरजीह दें, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए ज़्यादा दिखाई दें। तो मोहसिन नकवी साहब का बड़ा बयान आया और साथ साथ अब शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से बहुत से बयान आते दिखाई दे रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को एतमाद में नहीं लिया गया था, उनको कैप्टनशिप से हटाते हुए, और बहुत सी बातें अब खुलकर और भी सामने आ रही हैं। वो सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इकबाल मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और अब बहुत कुछ होते दिखाई दे रहा है इस कैंप के दौरान, क्योंकि जब से बाबर आजम कप्तान बने, नामजद किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। पहले यह बयान आ रहा था शाहीन शाह आफरीदी को एतमाद में नहीं लिया गया, शाहीन शाह आफरीदी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि उन्हें कप्तानीशिप से हटाया जा रहा है। फिर शाहीन शाह आफरीदी ने जब बाकायदा तौर पर फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उन्हें जब ये कहा कि मुझे क्यों कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो उनके पास जो जहाँ पर सेलेक्टर्स थे, जो चेयरमैन कमेटी थी, उन्होंने कोई जवाब, उनको रीज़न सही तरीके से नहीं दिया। साथ साथ ये सब चीज़ें माजी में भी होती रही हैं। सरफराज अहमद के साथ भी यही कुछ होता रहा है, क्योंकि सरफराज की अगर मैं बात करूँ तो सरफराज को भी अचानक ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद 11 सीरीज़ T20 में पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया था। फिर अचानक सरफराज को लाहौर में कॉल आती है कि आप जो है रिज़ाइन दे दे कप्तानी से, तो सरफराज ने वहाँ पर रिज़ाइन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप मेल कर दें, कैप्टनशिप से हटा रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया। तो ऐसा ही बाबर आजम के साथ भी हुआ था। बाबर आजम को खुद इल्म नहीं था, वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद आया और उनके बाद कैप्टनशिप से हटा दिया गया। लेकिन एक दफ़ा फिर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए T20 और वनडे के। सारी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जिस तरह मैंने कहा था कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब। इकबाल साहब क्या कहेंगे, बहुत सी ऊंच नीच होती दिखाई दे रही है, किसी को एतमाद में लिया गया, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, फिर रिटायरमेंट खिलाड़ियों को वापस टीम में लाया गया, बहुत सी चीज़ें खुलकर अब सामने आ रही है। फिर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा जो खेल पे आपको खिलाड़ियों को फोकस रखना चाहिए, ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ क्या माजरा क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम शहजादा और विनस टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जो है बुलाया है, और जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सुनने वाले हैं, उनको भी सलाम। क्या है कि देखें, ये चीज़ तो हमने पहले भी कही थी जब मोहसिन नकवी साहब ने अपने सेलेक्टर्स को ये कहा था कि आप जो है मेरिट पे फैसला कीजिएगा, तो उसी वक्त हमने कहा था कि ये ब्यूरोक्रेटिक स्टेटमेंट है और इसका मकसद कुछ और नजर आता है। और वही हुआ कि उन्होंने जो है उनसे एक जो है सजेशन जो है मंगवा लिया और उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके दोनों बंदों का नाम भेज दिया, जो हमें नहीं, उस वक्त भी हमने इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया था कि जब आपने एक यंगस्टर को कप्तान बनाया है तो वो फिर आप उसको एकदम हटा के जो है दोबारा बाबर को लेके आना चाहते हैं। हालांकि यही चीज बाबर के साथ इन्होंने की, तो ये एक ज्यादती है। और ये मगर ये कि हमारी जो क्रिकेट की फजा है इसमें ये चीज रहती है, ये म्यूजिकल चेयर्स की तरह जो है ना, म्यूजिकल चेयर तो चेयरमैनशिप की चल रही थी, अब कप्तानी की भी चलना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। बिल्कुल जनाब, यही प्रॉब्लम्स है। और देखें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि टीमें जो है वो जेल होके नहीं खेलेंगी, क्रिकेटर जेल होके नहीं खेलेंगे। ड्रेसिंग रूम की जो फजा है वो भी हार्मनी में तब्दील नहीं होगी। तो अगर हम हार्मनी चाहते ही नहीं है, हम इसमें भी जो है एक ऐसी फजा जो है वो डालना चाहते हैं जिसमें कोई एक खिलाड़ी जो है इंडिस्पेंसेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें नजर आता है कि ऐसे के बाबर इतना मजबूत हो चुका है
कि वो उसको आप हिला नहीं सकते। ठीक है, बाबर एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, ही इज अ फाइन बैट्समैन, गुड फील्डर, लेकिन ये कि कप्तानी पे उस पे क्वेश्चन मार्क थे और उसको बोर्ड ने ही हटाया था, और फिर दोबारा जो है एक सीरीज के बाद और पीएसएल के बाद उनको वापस लेके आए। तो इससे जो है बोर्ड की अपनी कमजोरी है, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी अपनी कमजोरी है, क्योंकि एक तो जहाँ आए दिन जो है चेयरमैन की पोस्ट पे लोग तब्दील होते हैं, हमें तो नहीं पता कि मोहसिन नकवी भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इससे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमारी टीम के लिए होंगे और खिलाड़ियों में वो हम आएंगी नहीं होंगी, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नजर आती है ये तो, और ये अच्छी चीज नहीं है। चलें, ये अच्छी चीज़ नहीं नज़र आ रही है, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने तो अब बयान दे दिया है कि मुझे रीज़न नहीं बताया गया था कैप्टनशिप के हटाने का, फिर उन्हें इल्म ही नहीं था कि, क्योंकि अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो गई थी कैप्टनशिप के मामलात है, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी कह रहे हैं कि मुझे तो इल्म ही नहीं था। नहीं, और बिल्कुल ये बात सही है कि ये सिर्फ एक मीडिया में जो है ये एक वो खबरें चल रही थी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये इनसाइड खबरें थी जो बाहर आ गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको भी पता चल गया। और मैं समझता हूँ तब तक तो पता चल चुका होगा जब शॉर्टलिस्ट किया गया था बाबर को और मोहम्मद रिजवान को, जिसपे जो है शाहिद खान अफरीदी जो है, शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये कहा था कि अगर कप्तान बनाना भी था तो रिजवान को बनाते, तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल वो था। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि अब जिस तरह कप्तान बना दिया गया तो मैं पाकिस्तान को, पीसीबी को और बाबर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये दबे लफ्जों में वो ये कह गए कि ये डिसीजन जो था वो कंट्रोवर्शियल है। अगर आप देखें तो ये आप कह रहे हैं कि फ़ैसला गलत होता दिखाई दे रहा है। शाहिद आफरीदी रिजवान को मनाना चाह रहे थे, और अगर हम देखें तो जो नई सिलेक्शन कमेटी बैठी है उन्होंने बाकायदा तौर पर बाबर को एतमाद में लिया, फिर बाबर ने कुछ अपने जो है बाकायदा तौर पर डिमांड रखी, और उस डिमांड में उन्होंने टेस्ट टीम की क़यादत भी मांगी थी, लेकिन टेस्ट टीम की क़यादत उन्हें नहीं मिली। आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर T20 और ODI में जो है बाबर अच्छा परफॉर्म कर देते तो फिर उनकी जो मजबूत, आप समझ सकते हैं कि टेस्ट के लिए भी कप्तानी मजबूत होती दिखाई देगी। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि देखें कि पावर पॉलिटिक्स तो नजर आती है क्रिकेट में, और ये जो साया ग्रुप था इंतजाम का जिसको ब्रेक करने के लिए जका अशरफ ने बाबर को जो है वो कुर्बानी का सर उसके लिए भी तो कमेटी बनाई गई थी कि उस पर तहकीकात होंगे, आज तक वो चैप्टर ही बंद हो गया। उसके बाद वो चैप्टर बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है उस वक्त 44 खिलाड़ियों का था, वो अभी तक मजबूत है, और बाबर के आने से ये चीज कंप्लीटली डिटरमिन हो जाती है कि एक पावर जो है कॉरिडोर्स हैं ऊपर क्रिकेटर्स के, जो अपनी बातें मनवाते हैं और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए उनके पास ये भी हथियार हैं क्रिकेट खेलने के अलावा। तो ये चीजें अच्छी चीजें नहीं है, इससे जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं रहेगी, और वो अपनी पावर पॉलिटिक्स की बिना पे किसी को भी चाहेंगे उसको रखेंगे और किसी को भी चाहेंगे वो हटा सकेंगे। दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने कोशिश तो की है, और मतलब है कि ये चीज एक चीज दिखाई है कि भाई मोहम्मद आमिर भी खेलेंगे और अहमद वसीम, लेकिन मैं शहजादा आपको इस चीज पे भी डाउट रखता हूँ कि सिंस बाबर इज ए कैप्टन, तो शायद ये है कि इनको भी जो है इन एंड आउट रखा जाए। तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि ये लोग भी खेल पाएंगे, अगर खेल भी पाए तो कंसिस्टेंट लेवल पे नहीं जा खेल सकेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी तो बड़ा क्योंकि अभी जो खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात हुई है काबुल में, तो वो बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों से इंडिविजुअली तौर पर मिले भी हैं और फिर सबको एतमाद भी लिया है। फिर बहुत से बयानात, क्योंकि मैंने जिस तरह इंट्रो में कहा था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बयान दिया है कि खिलाड़ी खेल पर फोकस ज़्यादा रखें, ग्रुप बंदी ना बनाएं। तो आप समझ रहे हैं कि टीम के अंदर ग्रुप बंदी ज़रूर है। देखिए, जब आप ग्रुप बंदी को इनिशिएट कर रहे हैं शहजादा, और फिर उन्हीं को कहें कि यार नहीं 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 ये ग्रुप बंदी नहीं करना,
सियासत आप खुद कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल आप खुद कर रहे हैं, और उसके बाद बोलते नहीं यार नहीं नहीं आपस में ये लड़ना नहीं। तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। और कल मैं जहाँ वॉक करते हुए मेरी आसिफ गुलजार शेख साहब जो है वो पीसीबी के फिजियोथेरेपिस्ट थे, तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि ये बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें इवन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी पीसीबी लेवल पे। अच्छा, और शाहनवाज जहानी का जिक्र हुआ और जो है कुछ और फास्ट बॉलर्स का जिक्र हुआ, तो उन्होंने बोला कि ये बेचारे अपने साथ एक फिक्स अमाउंट के साथ जो है फिजियोथेरेपिस्ट लेके घूम रहे हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर भी है तो ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब ये कि इसमें पीसीबी का कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। और तो ये प्रॉब्लम्स हैं, पावर पॉलिटिक्स है, रुझान ऐसा क्रिएट किया हुआ है, एक अनरेस्ट सी है। तो उससे क्या होता है कि उसमें भी मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, इवन बाबर को भी, क्योंकि फिर वो हर कोई अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह के ग्रुप्स को जो है ना वो जाके ज्वाइन करते हैं, जो चीज अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन ये कि उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी इनसिक्योरिटी है। क्योंकि बाबर जैसे बंदे को जब कप्तानी से हटा दिया गया तो उन्होंने भी यही फील किया होगा कि ऐसे ग्रुप्स में जाऊं जिसमें मैं सिक्योर्ड हूं। तो इसी तरह दूसरे खिलाड़ी भी यही काम करेंगे, तो फिर क्रिकेट कौन खेलेगा और इफेक्टिव क्रिकेट कौन खेलेगा। अच्छा, तीन से चार आप खिलाड़ियों के नाम लिए हैं आपने, और अगर मैं बात करूं, बाबर आजम कैप्टनशिप से हटते हैं, खामोश रहते हैं। शाहिनशाह अफरीदी जो है कैप्टनशिप से हटते हैं, खामोश रहते हैं। सरफराज है कैप्टनशिप से हटते हैं, खामोश रहते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इन खिलाड़ियों के साथ है ज़ाती करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि खामोशी का लेवल उन पर लग गया है? बिल्कुल, ये तो 70-75 साल से ज्यादतियां होती रहती हैं कप्तानों के साथ। कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अच्छा कप्तान निकल आता है, मतलब जिस तरह मुश्ताक मोहम्मद थे, या इवन फॉर दैट मैटर आसिफ इकबाल, हालांकि एक सीरीज दी गई थी तो उनको जो है फिर हटा दिया जाता है, फिर जावेद को लाते हैं। तो ये तो लेगेसी हमारे पास है ही है। और जो भी मतलब है कि क्रिकेट की पावर पॉलिटिक्स में है, मजबूत ग्रुप्स में है, इसको हम ग्रेप वाइन ग्रुप्स भी कहते हैं, तो उन चीजों में जब ये मुलविस होते हैं तो फिर तो ये मजबूत होते हैं, वरना नहीं। सरफराज को कम से कम ये तो था कि कप्तानी के बाद भी उन्होंने काफी अर्सा खेल लिया, वरना जो है वो शुक्र करेंगे इनकी जो पॉलिटिक्स है पीसीबी की वो इतनी गंदी है कि उनको जो है ना ऐसे खिलाड़ी भी निकाल देते। तो वो मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं और इसी वजह से वो डटे रहे और खेलते रहे, और अभी तक उन्होंने कोई रिटायरमेंट का ऐलान भी नहीं किया। तो उनको यही होगा कि शायद मुझे दोबारा मौका मिल जाए। तो ये सारे सिलसिले हैं। मगर आप समझिए सरफराज अहमद की क्रिकेट अब बाकी है जी, सरफराज अहमद की क्रिकेट बाकी है अब। देखिए, सरफराज जो है ना, मतलब है कि अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो हमारे पास कोई इतने टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी नहीं। तो इस वजह से सरफराज की क्रिकेट जो है वो इस तरह 1-2 साल तो अभी भी वो मैं समझता हूँ टेस्ट के लिए आप कह रहे हैं, टेस्ट मैचेस के लिए? जी जी जी, स्पेशली टेस्ट मैचेस के लिए और वनडे में थोड़ा सा वो, क्योंकि उनमें ये है कि पिच पे वो खड़े हो सकते हैं। बाकी 2020 में मैं नहीं समझता कि उनको अब जब मौका मिलेगा, क्योंकि देखें विकेट कीपिंग की बात, अगर सिर्फ विकेट कीपिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान भी बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूं कि उस्मान भी इक्वली गुड। तो ये है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इवन फॉर दैट मैटर आजम खान, तो ये इनके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी टेस्ट मैचेस में शायद उनको मौका मिल जाए और वो भी लंबी इनिंग खेलने के लिए भी एज अ बैट्समैन खड़े हो सकते हैं। तो वो उनको मौका मिलता है या नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये है कि अभी भी मैं समझता हूं कि टेस्ट मैचेस में वो सूटेबल रहेंगे। चलें, टेस्ट मैचेस के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाने की उम्मीद भी रख रहे हैं और हम भी उम्मीद रखते हैं कि सरफराज एक दफ़ा फिर मौका मिले और अच्छी कारकर्दगी सरफराज अहमद दिखाएं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है
और इसमें इकबाल साहब आप देख रहे हैं कि जो टीम का ऐलान होना है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और दीगर सीनियर खिलाड़ियों को जो है रूटीन पॉलिसी के तहत जो है थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और साथ साथ है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ है तो आप समझ रहे हैं कि इसमें तब्दीली होती रहनी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये कल जब मेरी मुलाकात हुई है आसिफ गुलजार साहब से, उसके बाद से जो है ना ये चीजें आई हैं ऊपर कि इनके जो है ना वो निगलिंग इंजरीज रहती हैं ऑन एंड ऑफ, तो इसलिए अगर ये इनको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए मैचेस में तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि ये लोग फिट रहें। चलें ये लोग बात नहीं है, हमारे जो फाइटर्स हैं जो रेस के घोड़े हैं उनको जो है हम तैयार करके रखें, और अगर वो कहीं पे भी हल्की फुल्की इंजरी हो जाती है तो उनको रेस्ट करा दें, फिर अगला मैच के रेस्ट करा के फिर उसके आगे का मैच जो है उसमें खिलाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और मजबूत जिस्म के साथ जो है ना मैदान में उतरेंगे। चले मजबूत जिस्म के साथ मैदान में उतरेंगे। इस वक्त मजबूत जिस्म को भरपूर तौर पर ट्रेनिंग में मसरूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ी काकुल में, और जहां पर कैंप लगा हुआ आर्मी के ज़ेर निगरानी, और भरपूर तौर पर वहां पर पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ है। इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन होने वाली है, रूटीन पॉलिसी जो पाकिस्तान सिलेक्टर्स अपनाएंगे, क्या कौन से खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाएगा, कौन से खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जाएगा, कौन से खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जाएगा सीनियर, इन सब पर हम बात कर रहे थे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे इकबाल मेमन साहब। तो मजीद इकबाल साहब से और भी बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इकबाल साहब, तब्दीलियों की बात कर रहे हैं और तकरीबन 29 खिलाड़ी इस वक्त कैंप में मौजूद हैं, और पाकिस्तान टीम ने 3 सीरीज़ खेलनी है, एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलना है। आप समझ रहे हैं कि 29 खिलाड़ियों का जो पोल है इसी में रूटीन पॉलिसी, आप समझ रहे हैं कि इन्हीं खिलाड़ियों को मौके फराहम किए जाएंगे? बिल्कुल, ज़्यादातर जो है इसमें फास्ट बॉलर्स को रोटेशन पे रखेंगे और बाकी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड जो है जहाँ पे वो उनको नजर आएगा, सिर्फ परफॉर्मेंस स्टैट्स की बुनियाद पे नहीं, मगर ये कि ऑन द फील्ड जो बैट्समैन की जो होती है गेम, उसको देखते हुए वो उसको चेंज कर सकते हैं और पिक एंड चूज जो है दूसरे को ला सकते हैं। और ये अच्छा मौका होगा मेरा ख्याल है प्रिपरेशन के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खिला के और जो है उनको भरपूर उसका फायदा लिया जाए और उनको प्रैक्टिस दी जाए। बाकी रहा फास्ट बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स के साथ देखें काफी निगलिंग जो है इंजरीज होती हैं और इस वजह से जो है उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को तब्दील करते हुए पाकिस्तानी सिलेक्टर्स नजर आएंगे, ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को, और जिस तरह के उन्होंने 3 विकेट कीपर भी रखे हुए हैं तो उनको जो है एक साथ वो खिलाते हैं या अलग अलग खिलाते हैं, तो उनको भी मौका देंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और बाकी रहा बैट्समैन को, तो बैट्समैनों को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि फखर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म थे और दूसरे के खिलाड़ी को भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि देखें जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अच्छा, फखर जमान के हवाले से थोड़ी बात कर लें। इकबाल मेमन साहब मुकम्मल आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनकी कोई खासी कारकर्दगी नहीं रही, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं उन्हें मौका फराहम करना चाहिए या आप जो एज ए सीनियर वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए उन्हें जो है रखते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी सिलेक्शन होनी चाहिए शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सीनियर खिलाड़ियों को, क्योंकि हमेशा फखर के साथ ये मामलात रहे हैं कि फखर एक इनिंग में लंबी बारी खेलते हैं, उसके बाद 4-5 गैप आ जाता है उनके साथ, तसलसल उनके पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन ये
शहजादा हम अगर इसी बेसिस पे रह गए और पता चला फाइनल भी खत्म हो गया और वो फॉर्म में ना आए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमारे पास कंसिस्टेंट खिलाड़ी होने चाहिए और इनको चाहिए कि फॉर्म में आ जाए। और दूसरा ये कि कुछ चीजें हैं कि जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं उनको इनिशियली अवॉइड करना चाहिए और अपने जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं जो आप ड्राइव कर सकते हैं या इवन अगर आपने हीव करना है तो बॉल के साथ चले जाएं। तो ये जो बैक साइड पे खेलते हैं ज्यादातर इनके आउट इसी में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि अपने शेल में रह के इनिशियली 10-12 बॉलिंग खेलें, उसी में शॉट्स खेलें और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि आप वो कॉन्फिडेंट हो गए तो फिर उनको हीव करने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो मतलब हम ये नहीं चाहते कि ऐसा खिलाड़ी जो है वो बाहर बेंचों पे बैठे और ऐसे खिलाड़ी अगर लाइमलाइट में रहते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और ही इज टू गुड टू बी मिस्ड आउट। तो मैं समझता हूँ कि उनको उम्र के इस हिस्से में थोड़ा सा खुद भी समझदारी से काम लेना चाहिए। उनको वहां पे कोई कोचिंग की ऐसी जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक एडवाइस दी जा सकती है उनको कि भाई आप जो है थोड़ा सा संभल के खेल लें। तो यही चीज जो है वो आप आगे चल के फायदा दे सकते हैं। मतलब बाबर भी तो इनिशियल बॉलों को जो है वो स्ट्रेट खेलते हैं। खैर बाबर का स्टाइल खेलने का डिफरेंट है, वो टोटली ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं जो उनको जो है ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि फखर जमान को हम नहीं चाहते कि वो बाहर बैठे अपने फॉर्म की वजह से। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा सा इनिशियली जो भी है कि उसको आप छक्कों को चौकों में तब्दील कर दें और ड्राइव्स मार के खेलें और ताकि जो है आपकी विकेट इंटैक्ट रहे। 10-12 बॉलों के बाद फिर आप जो है जब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप खेल सकते हैं। चले खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त क्योंकि उस्मान खान भी टीम के साथ मुंसलिक होंगे और उम्मीद है कि वो जो फाइनल स्क्वाड ऐलान होगा 18 रुकनी पाकिस्तानी टीम का उसमें वो शामिल होंगे, तो बड़ा टाई आप समझते हैं कि फ़खर और उस्मान खान के दरमियान होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए फ़खर है और फ़खर हालांकि आजकल वन डाउन खेल रहे हैं और उस्मान खान भी आएंगे तो वो भी वन डाउन पोजीशन पे खेलते दिखाई देंगे, क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो जिस तरह लास्ट से पेयर थोड़ा सा चेंज हुआ है वहाँ पर हमने देखा कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करते दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ पर भी फ़खर वन डाउन पोजीशन पर आकर बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर भी अगर उस्मान की सिलेक्शन होती है तो उस्मान भी वन डाउन पोजीशन पर आकर बैटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि देखें फ़खर बेसिकली तो ओपनर है और यहाँ तक क्यों नौबत आई कि वो वन डाउन पे आए, पहले तो ये सवाल उठता है। और अगर जब उनको वन डाउन में अगर वो कंफर्टेबल हैं तो फिर उनको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाएं, क्योंकि देखिए नई बॉल तो वो एकदम बिल्कुल न्यू बॉल तो वो नहीं खेल रहे। तो इसका मतलब है कि अब उनके पास मौका है कि वो आराम से खेलें और अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कि अपनी विकेट को जो है ना वो जिस तरह रमीज राजा कहते हैं कि अपनी विकेट पे मजबूत टैग लगाएं, उसको जो है इस तरह लूज ना करें। तो हमने यही देखा है कि फखर जमान ने अपनी जो है विकेट जो है खो देते हैं। इसमें कोई बॉलर का इतना खास कमाल नजर नहीं आता, जहां तक इनकी अपनी गलती शामिल होती है। चले ये तो अपनी गलती शामिल, मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ी बात कर ले। देखें इफ्तिखार तो कंफर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन 3 प्लेयर्स के दरमियान मिडिल ऑर्डर में भी मुकाबला है। आज़म खान, सऊद शकील, सलमान अली आका। अब आप क्या समझते हैं 3 में से कौन से 2 बैटर से, क्योंकि हो सकता है कि 2 या 1 बैटर सेलेक्ट हो सके मजीद और मिडिल ऑर्डर के लिए जो इफ्तिखार का भरपूर तौर पर साथ दे सकें? देखिए सऊद शकील का एडवांटेज हमें ये है कि वो एक कंप्लीट बैट्समैन है और उसके पास हर किस्म के शॉट्स हैं, वो रोक भी सकता है, मार भी सकता है। 2020 में ज्यादातर मारना होता है और लेकिन अभी तो हाल ही में उन्होंने जो पाकिस्तान सुपर लीग खेली है उसमें उन्होंने एज ए ओपनर जो है अच्छी पंच हिटिंग भी की है, दायरे का भरपूर तौर पर फ़ायदा भी उठाया है, दिलकश स्ट्रोक भी खेले हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर तो वो मिडिल ऑर्डर पर आके खेलेंगे, नई बॉल तो नहीं होगी कम अज़ कम उनके सामने।
तो देखें, ये भी उनकी क्वालिटी में एक चार चांद लगाने वाली बात है कि जिस पोजीशन पे भी इनको खिला लें वो अच्छा खेलते हैं। तो ये एक क्वालिटी है बैट्समैन की, और ये बैट्समैन के एडवांटेज में जाता है कि उसको कहीं पे भी आप खिला दें वो खेल लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरे खिलाड़ियों के लिए टेंशन है मिडिल ऑर्डर में। और क्योंकि देखें, आपको चाहिए रन्स और वो भी जल्दी। तो आजम खान सलमान अली आगा भी तो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में। मैं उनसे कोई भी चीज, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। तो ये है कि उसमें मौके उनके पास बहुत है। 5 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और ये है कि मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा जो है, या तो फर्स्ट 3 मैचेस के लिए 18 रुकनी टीम बनाए और फिर 2 के लिए अलग बनाए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। तो ये जो 18 खिलाड़ी होंगे उसमें ही रोटेशन करेंगे, क्योंकि 29 को तो मैं नहीं समझता, आई डोंट नो क्या पॉलिसी रखती है पीसीबी। लेकिन ये कि अगर हम होम कंट्री में अगर हम इन्हीं 29 को जो है मौका देते हैं, बल्कि 29 क्यों, अगर हम 1-2 और भी ऐड कर दें, जिसमें शाहनवाज रानी भी हैं और दूसरे भी हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभी भी मौका है कि हम उन खिलाड़ियों को लेके आए और इनको मौका दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि हम मजबूती की तरफ जाएंगे। बाकी जो रहा मसला ड्रेसिंग रूम का, उनकी हारमनी वो इनको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये जो कप्तानी का प्रॉब्लम हुआ है और फिर आपने कप्तान चेंज किया, तो ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो हम समझते हैं कि रोटेशन पॉलिसी कोई खराब चीज नहीं है, उससे खिलाड़ी को रेस्ट भी मिल जाता है और वो ओवरडू नहीं करता। चलें, ये तो आपकी बात है बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी बात हम करेंगे क्योंकि 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना है और पहली दफ़ा हम देखेंगे कि सेलेक्टर को कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हर जो नंबर पे खेलने वाले और हर जो मौके पर जो है भरपूर तौर पर अगर हम देखें तो उनके खिलाड़ियों को मौका मैसर होता हुआ दिखाई देगा, जो अपने माजी में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है। इकबाल साहब, आप समझ रहे हैं कि साथ साथ सेलेक्टर्स के लिए भी आसानी है, क्योंकि जो स्क्वाड इन्होंने अब तक 29 किए हैं उनमें 18 चॉइस करना इतना मुश्किल दिखाई नहीं देगा। हर क्योंकि अगर नंबर 1, 2, 3, 4 पे बैटिंग की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, फास्ट बॉलिंग, तो चॉइस बहुत है सेलेक्टर्स के पास और ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा आसानी रहेगी सेलेक्टर्स को। देखिए, आसानी भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि तकरीबन अच्छे खिलाड़ी एक साथ हैं, तो चाहे पिक एंड चूज करना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। इसमें जो है इनका साथ जो एनालिस्ट है, जो स्टैट्स जब बनाता है, मैं समझता हूँ कि वो एक एडवांटेज इनको देगा और उससे पता चल जाएगा कि कौन किसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो एक दूसरे से कितनी अच्छी है। क्योंकि तकरीबन मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो हमारे पास टॉप नॉच जो सेलेक्ट किए गए हैं पीएसएल से, और उनकी परफॉर्मेंस तकरीबन जो है ना वो 19-20 के फर्क से बराबर ही है। तो ये है कि ये मतलब है कि एक तरफ तो सेलेक्टर्स के लिए आसानी भी नजर आ रही है, लेकिन ये कि फिर और डिपेंड करता है फर्स्ट 2 मैचेस में कि न्यूजीलैंड कैसी खेलती है। अगर न्यूजीलैंड जो है वो हमारी तवक्को से ज्यादा अच्छा खेलती है, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि सेलेक्टर्स में भी पैनिक आ जाएगा। चलें, पैनिक आ जाएगा और सेलेक्टर्स के लिए भी। इकबाल साहब कह रहे हैं कि शुरू के 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का और अपने तजिए से आगाह करने का। आज हमने खासकर कोशिश की कप्तानी के हवाले से बात करने की और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे इकबाल मेहमद साहब जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद रहे। तो आज जिस तरह इकबाल साहब ने कहा कि रूटीन पॉलिसी ज़रूर अपनानी चाहिए, खिलाड़ियों को उनके भरपूर तौर पर जो है तब्दीली भी होनी चाहिए और ऑप्शन पर उन्होंने बात की कि फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, तो वहाँ पर पॉलिसी अपनानी चाहिए, नौजवान खिलाड़ियों को, फास्ट बॉलर्स को मौका फराहम करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को विनर्स स्पोर्ट्स से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।